सोचिए, एक शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वही एक रात में एक खौफनाक दुस्वप्न का मंच बन जाए तो? 26 नवंबर 2008 को मुंबई के लिए यह सवाल एक बेहद क्रूर हकीकत बन गया। उस दिन एक भयानक आतंकवादी हमले ने शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। तो चलिए आज उस घेराबंदी के हर पहलू को परत दर परत समझते हैं। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी संगठन के 10 सदस्यों ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर जैसे कहर बरपा दिया। 4 लंबे दिनों तक उन्होंने शहर भर में 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हमले किए और हर कोने में सिर्फ अफरा तफरी और दहशत फैला दी। अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाली जो सबसे अहम कड़ी थी, वो था एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल कस्साब। उसके कबूलनामे ने ये बात साफ कर दी कि सभी हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और उन्हें सीधे पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। ये कबूलनामा हमले के पीछे के संगठन का एक पुख्ता सबूत था। अब जो बात वाकई में हैरान करने वाली है, वो है इनके ट्रेनिंग का लेवल। इन 10 चुने हुए आतंकवादियों को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची के कैंपों में बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। ये सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक तौर पर कट्टर बनाना, मॉडर्न हथियार चलाना और समुद्री लड़ाई की रणनीति भी शामिल थी। उन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय नाव को अगवा किया और फिर जीपीएस और गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आतंक आखिर फैला कैसे। आतंकवादियों का समूह समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचा और साउथ मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपने हमले शुरू कर दिए, जिससे शहर एक ऐसी खौफनाक रात में डूब गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला 1 घंटा पूरी तरह से अफरा तफरी और कियोस से भरा था। रात के करीब 9:30 बजे लगभग एक ही समय पर कई जगहों पर गोलीबारी और धमाके हुए। लियोपोल्ड कैफे और सीएसएमटी स्टेशन पहले निशाने थे और कुछ ही देर में टैक्सियों में रखे टाइम बॉम्ब भी फटने लगे, जिससे दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई। सबसे दिल दहलाने वाले हमलों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हुआ। यहां अजमल कस्साब और इस्माइल खान नाम के 2 बंदूकधारियों ने खचाखच भरे हॉल में घुसकर बेगुनाह यात्रियों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। सिर्फ इस एक जगह पर, सीएसएमटी स्टेशन पर 58 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़ा अकेले ही उस रात की भयावता की कहानी बताने के लिए काफी है। और ठीक उसी समय शहर का मशहूर लियोपोल्ड कैफे, जो विदेशी टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर था, उस पर भी हमला हुआ। यहां बंदूकधारियों ने 10 लोगों को मार डाला, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ये हिंसा का एक और बेरहम प्रदर्शन था। शुरुआती हमलों के बाद ये आतंक मुंबई की 3 सबसे जानी मानी जगहों पर एक लंबी घेराबंदी में बदल गया, जहां आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। सबसे बड़ा निशाना बना ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल, जो इन हमलों का एक तरह से प्रतीक बन गया। आतंकवादियों ने यहां सैकड़ों मेहमानों को बंधक बना लिया और कई बम धमाके किए, जिससे होटल के एक हिस्से में बहुत भयानक आग लग गई। ताज में जो हो रहा था, उसके ठीक पैरेलल ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी एक बंधक संकट चल रहा था। यहां भी आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बना रखा था और इस घेराबंदी के दौरान 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और तीसरा निशाना था नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सामुदायिक केंद्र था। यहां हमलावरों ने केंद्र के निवासियों को बंधक बना लिया, जो इस हमले के सोचे समझे और घृणित इरादे को दिखाता है। उनके आका पाकिस्तान से फोन पर लगातार उन्हें निर्देश दे रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो बातचीत पकड़ी थी, उससे ये खौफनाक जानकारी सामने आई। इसने नरीमन हाउस पर हमले के पीछे के यहूदी विरोधी मकसद को उजागर कर दिया, जो इस हमले की क्रूरता को और भी बढ़ाता है। और बस यहीं से कहानी का रुख बदलता है। मुंबई पुलिस के शुरुआती प्रतिरोध के बाद भारत के एलीट कमांडो घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हुई। घेराबंदी को खत्म करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को दिल्ली से मुंबई भेजा गया। ये तस्वीर नरीमन हाउस पर उनके साहसी ऑपरेशन की नाटकीय शुरुआत को दिखाती है। इस पूरे ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। इसका मकसद तीनों जगहों को आतंकवादियों से आजाद कराना था।
ये एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक मिशन था जो 29 नवंबर को आखिरी आतंकवादी के मारे जाने के साथ खत्म हुआ। इस लड़ाई में कई सुरक्षाकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनमें से एक थे सहायक सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, जिनकी निहत्थे होकर दिखाई गई बहादुरी की वजह से ही अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जा सका। ये एक ऐसा साहसी कदम था जिसने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया। हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट जैसे एनएसजी कमांडो के बलिदान को भी नहीं भूल सकते। हमलों के खत्म होने के साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ। इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई और भारत पर इसके स्थायी प्रभाव का विश्लेषण। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इन हमलों की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। 10 आतंकवादियों ने 175 लोगों की जान ले ली, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो एकमात्र आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर मुकदमा चला और 2012 में उसे फांसी दे दी गई। उसके कबूलनामे ने इस साजिश और इसके पीछे के लोगों के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दी। लेकिन हमले के जो मास्टरमाइंड थे, उनको न्याय के कटघरे में लाने का रास्ता बहुत ही धीमा और जटिल रहा है। कई मुख्य साजिशकर्ता सालों तक पाकिस्तान में आज़ाद रहे और हाल के कुछ सालों में ही उनमें से कुछ को दूसरे आरोपों में दोषी ठहराया गया है, न कि सीधे मुंबई हमलों के लिए। ये पाकिस्तान के ही एक पूर्व नेता द्वारा दिया गया एक दुर्लभ बयान है, जिसमें उन्होंने आतंकवादी समूहों के संबंध में अपने ही देश की नीतियों पर सवाल उठाया। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तो मचाई, लेकिन क्या इससे कोई असल बदलाव आया? और इसी के साथ हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जबकि एकमात्र पकड़े गए आतंकवादी को फांसी दे दी गई, हमले के कई मास्टरमाइंड आज भी पूरी तरह से न्याय की पकड़ से बाहर हैं। पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे देश के लिए ये सवाल आज भी हवा में है। क्या 26/11 का इंसाफ सच में हुआ है? और हमने ऐसी त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए क्या सबक सीखे हैं?